चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। लेकिन क्या सच में दुनिया भर के देश भारत की इस उपलब्धि से खुश थे? भारत, जिसने चंद्रयान-3 को 2023 में लॉन्च करके सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया, वो ये कारनामा 1993 में ही कर सकता था। लेकिन इसरो के रास्ते में बहुत सी अड़चनें डाली गई और ये अड़चनें किसी और ने नहीं बल्कि हमारे दुश्मन देशों ने ही डाली, जो आज भारत को हमारी सफलता के ऊपर बधाइयां देते जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच दुनिया भर के देश हमारी स्पेस जर्नी से खुश हैं? क्या यूएसए, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश भारत को स्पेस में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? भारत के चंद्रयान मिशन को डिले करने में सबसे बड़ा रोल यूएसए का रहा है। चंद्रयान-3 ने CE-20 रॉकेट से टेक ऑफ किया था, जो कि क्रायोजेनिक इंजन से बना है। क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर और लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करता है, जिससे ये लाइट इन वेट होता है, जिससे रॉकेट कम फ्यूल में हैवी पेलोड ले जा सकता है। रॉकेट लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन 90s के दशक में भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने इसरो के कहने पर क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट करने का फैसला किया। इसमें हमें सबसे पहला ऑफर यूएसए की तरफ से आया, जिसकी जनरल डायनामिक्स ने 1988 में भारत को अपना RL-10 इंजन देने की पेशकश की। लेकिन आप यहाँ पर इसकी कीमत पर गौर करना। इसकी कीमत थी 6,617 करोड़ रुपए और इसके साथ हमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी पेशकश हमें इसी साल फ्रांस की तरफ से आई, जिसकी कंपनी एरियान स्पेस ने हमें HM7 भी देने की पेशकश की। लेकिन इसकी कीमत 9,951 करोड़ रुपए थी। इसमें हमें लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की बात भी हुई थी। लेकिन आप इन दोनों कीमतों को अब ध्यान में रखना। एक तरफ 6,617 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ 9,951 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं जो ऑफर उससे अगले साल यानी 1989 में भारत के पास आया। अगले साल भारत के पास रशिया का ऑफर आया, जिसकी ग्लेब कॉस्मोस ने हमें अपना 11D56 देने की पेशकश की, जिसकी कीमत थी 240 करोड़ रुपए, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के साथ। यानी आप कीमत का फर्क देखो, एक तरफ अमेरिका के इंजन की कीमत और एक तरफ रशिया के इंजन की कीमत। और भारत ने इस ऑफर को देखते हुए जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही यूएसए को ये बात पता चली कि भारत क्रायोजेनिक इंजन रशिया से खरीद रहा है, यूएसए ने भारत और रशिया दोनों पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए। और मजेदार बात यहाँ ये है जो कारण दिया सैंक्शन इम्पोज करने का। यूएसए का कहना था कि भारत और रशिया MTCR के सदस्य नहीं है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्य नहीं है, तो ये देश क्रायोजेनिक इंजन जैसी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप यूएसए की हिपोक्रेसी देखो। जब 1988 में यूएसए के साथ भारत की डील हो रही थी, तब ये MTCR आड़े नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ये डील रशिया के साथ होगी, तब MTCR लागू हो गया। यहाँ आप हिपोक्रेसी देखो। जब तक पैसा अमेरिका की जेब में आ रहा था, तब तक उसको कोई डर नहीं था MTCR का। लेकिन जैसे ही पैसा रशिया के पास जाने लगा और भारत को इससे फायदा होने लगा, तो अमेरिका को MTCR नजर आने लगा। लेकिन सैंक्शंस के बावजूद भारत सरकार क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का मन बना चुकी थी। इसलिए भारत सरकार ने 1992 में डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक इंजन कहे जाने वाले नाम्बी नारायण और D शशि कुमारन को क्रायोजेनिक इंजन भारत लाने की जिम्मेवारी दी। इन दोनों साइंटिस्टों ने रशिया के साथ सीक्रेट डील करके प्राइवेटली इंजन का ऑर्डर प्लेस कर दिया। प्राइवेट URAL एयरलाइन कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देकर भारत में क्रायोजेनिक इंजन की डिलीवरी रशिया से करवा ली। जिसके बाद सबसे बड़ा सेटबैक अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA को लगा। जिसके बाद नाम्बी नारायण और D शशि कुमारन को एक झूठे केस में फंसाया गया। दरअसल 1994 में इन दोनों साइंटिस्टों पर CIA द्वारा ये आरोप लगवाए गए कि इन दोनों ने रशिया से आए क्रायोजेनिक इंजन के ब्लूप्रिंट को पाकिस्तान को बेच दिया है, जो कि झूठे आरोप थे, जिसका खंडन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। लेकिन तब तक भारत के लिए बहुत बड़ा डैमेज ऑलरेडी पहुंच चुका था। इसके काफी समय बाद तक भारत हैवी पेलोड डिलीवर करने के लिए यूरोप की स्पेस एजेंसी पर डिपेंड रहा था। लेकिन 2017 में भारत ने अपना GSLV Mark III क्रायोजेनिक इंजन बना लिया।
अब बात करते हैं चाइना की। तो देखिए, चाइना ने भारत पर बहुत से साइबर अटैक किए हैं, लेकिन आज हम क्योंकि इसरो की बात कर रहे हैं, तो आज हम उन्हीं साइबर अटैक की बात करेंगे जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसरो पर किए गए हैं चाइना द्वारा। हुआ कुछ ये था, आज से 4 साल पहले जब भारत चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, तो चंद्रयान 2 लॉन्च से कुछ दिन पहले इसरो के सिस्टम को एक फिशिंग वायरस से लोडेड एक मैसेज आया था, जिसे कुछ एम्प्लॉयज ने गलती से ओपन कर दिया, और उस गलती के कारण इसरो के सिस्टम का कंट्रोल कुछ टाइम के लिए हैकर्स के हाथ में चला गया था। बाद में पता चलता है कि ये हैकर्स नॉर्थ कोरिया के हैकर्स हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया चाइना का ही एक पपेट स्टेट है, तो यानी नॉर्थ कोरिया ने ये साइबर अटैक चाइना के ही कहने पर किया होगा। लेकिन इसके बाद इसरो ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि चंद्रयान 2 के फेलियर में इस साइबर अटैक का कोई हाथ नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग इस साइबर अटैक को चंद्रयान 2 के फेल के पीछे का एक मुख्य कारण मानते हैं। चलो, ये तो बात रही, फिर भी इनडायरेक्ट अटैक चाइना की तरफ से हुआ था। पर इसरो की कमर्शियल स्पेस कंपनी एंट्रिक्स और आयन स्पेस पर जुलाई 2015 में डायरेक्ट साइबर अटैक हो चुका है। दरअसल जुलाई 2015 में एंट्रिक्स की वेबसाइट को कुछ समय के लिए चाइनीज हैकर्स ने हैक कर लिया था, जिसके बाद उसका कंट्रोल चाइनीज हैकर्स के पास चला गया था, और ये लगभग आधे दिन तक रहा था। हाफ डे के बाद इसे वापस रिकवर कर लिया गया था, और उस समय तक चाइनीज एडवर्टीजमेंट इस साइट पर चल रही थी। तो हम देख सकते हैं कि इसरो को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसी भी मिशन को सक्सेसफुल करने से पहले।